हाँ बहुत बढ़िया आदित्य। देखो, घमंड कभी नहीं आना चाहिए अपने पढ़ाई को लेके, अपने टैलेंट को लेके। बहुत बहुत विद्वान लोगों को मैं देखा हूँ अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, दिल्ली में मेरे दोस्त लोग हैं, समझ रहे हो, बहुत तेज सब थे। ठीक है, बस उनके पास है ना डिसिप्लिन नहीं था, बहुत तेज, हमसे भी तेज, जो जो सिलेक्शन लिए उनसे भी तेज, लेकिन डिसिप्लिन नहीं था। 4 दिन पढ़ते थे और 14 दिन रेस्ट करते थे। तो कभी भी अपने पढ़ाई, अपने इंटेलिजेंट को लेकर घमंड मत कीजिए। और जो जिनको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत ही एवरेज हूँ, उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है यहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे आप। हो सके, अब आईआईटीएन का है ना, वो अब हो सकता है यहाँ पर कोई होगा, आर्ट्स के स्टूडेंट होगा, मगध यूनिवर्सिटी से भी पढ़े होंगे, जो 5 साल में रिजल्ट देता है। बिहार पटना यूनिवर्सिटी से ऐसे बहुत सारे जो आर्ट्स के होंगे। तो ये मत समझिएगा कि आईआईटीएन है तो तेज होगा, उसी का सिलेक्शन होगा जो मेहनत करेगा। ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या करा था, इंटरप्राइजेस पर करा था, इंटरप्राइजेस पर, और हमारी कोशिश थी कि इतना अच्छे से कर ले कि इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए बिहार से रिलेटेड तो आपको छूटे नहीं। ठीक है। और ये आई थिंक 5वां क्लास है इंटरप्राइजेस का। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें अपन लोग डिटेल में क्या पढ़े थे, माही? एंग्लो बेस्ट। एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़े थे। और मैं बता दूं, उसका रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है ना करप्ट हो गया है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए डाल नहीं पाए। इसीलिए बोलते हैं कि आप क्लासेस अटेंड करो, 40 मिनट का क्लासेस होता है। और इसमें डिटेल में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसको देख लिए थे। इवन फूड प्रोसेसिंग भी देख चुके हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी देख चुके हैं, सारे चीज देख चुके हैं। ठीक है। अब आज हम लोग जो देखेंगे ना, उसमें होने वाला है आपका छोटा छोटा टॉपिक है, डेयरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध का उद्योग जो होता है। ठीक है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक पढ़ेगा, रहेगा एक टूरिज्म, जिसको पर्यटन बोलते हैं। ठीक है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री। हालांकि इस पर हम क्लासेस कर चुके हैं। अगर कोई पुराना लड़का होगा ना तो उसको याद होगा, शुरू शुरू में जो बिहार का टूरिज्म पॉलिसी अभी जो आया है यस फिलहाल, सर। हाँ दिसंबर में, उसको हम यस। इसमें टूरिज्म के बारे में डिटेल में कर चुके हैं, कितने टाइप्स ऑफ टूरिज्म होते हैं, फलाना ढिमकाना, सारे चीज कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर रिपीट करने का फायदा नहीं है। तो वो वीडियो जो है ना, जो जो नए नए हैं, ग्रुप में हम फिर से डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ क्या करेंगे कि इसमें कुछ नया डाटा है, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो लिखवा देंगे। टूरिज्म में क्या हुआ था कि टूरिज्म में भी एक नया डाटा आया था। ठीक है ना, करेंट डाटा कि कितने टूरिस्ट आए हैं। अब हो सकता है कि जो ये डाटा जो है और ये जो है, दोनों अलग अलग हो, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे का है और ये आपका जो करेंट जो डाटा निकाला गया था उसका है। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी डाटा इस्तेमाल कर सकते हो, बस शर्तें यही होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको कोट करना है। ठीक है। अगर ये डाटा लिख रहे हो तो सोर्स लिखना है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, समझ में आ गई? तो और साथ ही साथ हम टूरिज्म में क्या करेंगे कि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो फिर से करवाना, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके कुछ सेक्शंस, कुछ मतलब पॉइंट्स है ना, उसको एज अ पीडीएफ फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे क्लासेस के बाद। ठीक है। अब प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट अनम्यूट है और पीछे से आवाज आ रहा है। ठीक है। तो इसको कर लेंगे, टूरिज्म को कर लेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें बच जाएगा ना, जो खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 68 बीपीएससी का क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, तो उसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा था, और अलग अलग तरीके का इंडस्ट्रीज पूछ दिया था, जैसे एग्रो वेस्ट हो गया, मिनरल वेस्ट हो गया। अगर कोई दिया होगा या मेंस या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस याद होगा तो उनको पता होगा। तो इसमें हम एक टॉपिक बचता है, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है। ठीक है। अब जितने भी मिनरल्स है ना, खनिज वगैरह, जो खनिज पदार्थ सब है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बिहार में टोटल कितने हैं, हम लोग एग्रो बेस्ड कर चुके हैं, एग्रो बेस्ड कर चुके हैं डिटेल में। खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग वगैरह सब कर लिए हैं। उसके बाद हम शुगर केन वगैरह सब कर लिए हैं, डेयरी कर लिए हैं। ठीक है, टूरिज्म कर लिए हैं। टूरिज्म अब आज भी थोड़ा करेंगे, ये दोनों करने वाले हैं। एग्रो बेस्ड में बहुत सारे टेक्सटाइल वगैरह सारे कर चुके हैं। उसके बाद एक बचेगा मिनरल वेस्ट।
ठीक है। तो ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा था, मेरा प्लान था कि आज ही कराने का, लेकिन ये एक अलग टॉपिक लेके इसको अलग से कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है। तो इतने के करने के बाद आपको इतना सफिशियंट डाटा और इंडस्ट्रीज पर नॉलेज हो जाएगा बिहार से रिलेटेड, कि अगर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन किए हैं तो यू कैन हैंडल दिस। ठीक है ना, हैंडल कर लोगे और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लासेज होगा हमारा डेयरी इंडस्ट्री। बहुत ही आज ज्यादा छोटा क्लासेज है, क्योंकि इस समय ज्यादा कुछ करना नहीं है। डाटा अब कितने दूध कहाँ पर उत्पादन हो, मतलब कौन सा दूध इस जिला में इतना दूध हुआ, उस जिला में, वो सब फालतू का डाटा है, आपको दिमाग में हम डालना नहीं चाहते हैं, उससे आपका फालतू याद वाद होगा नहीं, फालतू में परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है ना डेयरी इंडस्ट्री में वही करेंगे, और साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के कुछ डाटा देख लेंगे, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। और आफ्टर क्लासेस इसका टूरिज्म का वीडियोस पुराना वाला हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है। अब देखो, अब बिहार में रहते होगे तो आपने एक बहुत ही फेमस, जैसे दिल्ली में, अभी दिल्ली में कौन कौन रह रहा है, कोई नाम बताओ। यस सर। दिल्ली में कौन कौन है? नहीं तो मैं नाम बता दूंगा, मेरे को पता है कौन कौन रह रहा है। मृणाल। मृणाल। ये बताइए, दूध लेते हैं? यस सर। कौन से कंपनी का लेते हैं? अमोल। अमूल। एक आता है मदर डेयरी। ठीक है। यस। ठीक है। वैसे ही बिहार में सुधा का नाम सुने हो? यस यस सर। सर। यस सर। क्या क्या इसका मिलता है प्रोडक्ट? सब कुछ, दूध दही रसगुल्ला, बटर सब कुछ। दही, घी। घी। घी, पेड़ा, मिल्क, लस्सी, दही, पनीर, आइसक्रीम, इतना सारा सामान सब सूरबी। मिलता है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए। मतलब आप डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज है आपको। अब इसका नाम सुने हो लाइफ में कभी भी, कॉम्फेड का? यस सर। सुने हैं सर? यस सर। हाँ सर सुना है। यस सर। सुने हैं, चलिए ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सा भाषा में समझेंगे कि डेयरी उद्योग मतलब क्या है, कि बिहार में जितने भी दूध रिलेटेड जानवर हैं, जैसे गाय भैंस ये सब जो हो गए, उनके दूध का इस्तेमाल करके हम लोग डेयरी कुछ प्रोडक्ट बना ले। जैसे अभी इन्होंने क्या बोला है कि सुधा के क्या क्या आता है, घी आता है। ये कहाँ से बनेगा? ये आपका गाय भैंस के दूध से ही बनेगा। पेड़ा हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, दूध जिसको बोलते हैं। उसके बाद लस्सी हो गया, लस्सी के अलावा क्या हो गया, कर्ड, जिसको हम दही बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, पनीर भी तो मिलता है। अब तो देखें आइसक्रीम भी मिलने लगा है। ठीक है। यस सर। तो ये सब प्रोडक्ट किसका है? दूध से ही बना है। अब ये प्रोडक्ट कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज में बनता है, छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उसमें बनता है। जैसे गुजरात में आप सुने होंगे, आनंद का नाम सुने होंगे, बहुत सारा ऐड आता है। इसका आनंद का घी भी मिलता है। ये सब भी लस्सी मिलता है। मुजफ्फरपुर में हमको ले गया था, जब मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे हम बच्चे में, हॉस्टल में, तो ले गया था सुधा का, जो जहाँ छोटा मोटा जो वहाँ पर फैक्ट्री था वहां पर ले गया था हमको। तो डेयरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, कि जो एनिमल्स हैं उसके प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करके नए नए, उसके दूध का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट बना के आप उसको कमर्शियलाइज करके मार्केट में बेच दो। ठीक है। इस इंडस्ट्रीज का यही काम है। और बिहार इसमें खुशकिस्मत वाला है कि बिहार में गाय भैंसी बकरी वगैरह बहुत है। ठीक है। अब देखो, पूरे जो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट जो करता है ना, जो हैंडल करता है ना, वो कौन करता है? कॉम्फेड करता है। कॉम्फेड करता है। ठीक है। अब आप बोलेगे कॉम्फेड भाई है क्या, तो इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखवा देते हैं। बिहार, हिंदी में लिखवाएंगे भी, स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन
लिमिटेड। ठीक है, अब हिंदी में देखोगे तो आएगा बिहार राज्य दुग्ध सहकारी लिमिटेड। ठीक है, अब जो कॉम्फेड जो है ना दोस्त, वो क्या है, एक तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसीलिए सहकारी लिखा हुआ है। अभी सहकारिता मंत्री कौन है? अभी तो चुनाव हो रहा है, लेकिन कौन है अभी फिलहाल? अमित सर। हाँ अमित सर। हाँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बिहार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1883 में इस्टेब्लिश किया गया। हो सकता है कि पीटी में एक आपको सवाल पूछ दे 1983 कि कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जो कॉम्फेड का काम क्या है कि बिहार में जो दूध से रिलेटेड जितने भी मतलब प्रोडक्ट हैं या डेयरी इंडस्ट्री है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना। डेयरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? और जो Yes, sir. फेमस जो फेमस आप जो सुधा का ब्रांड देख रहे हैं ना, इसको ये किसका देन है? ये इतना फेमस बिहार में क्यों है? कहीं भी जाते हो सुधा का पेड़ा है, मेरे को तो सुधा का पेड़ा बहुत अच्छा लगता है, बिहार में भी यहाँ सुधा का खोला हुआ है, तो पेड़ा के लिए मार होते रहता है। तो ये किसका है? इस यही कॉम्फेड के द्वारा इसको किया गया है, जिसके कारण आज आप बहुत चीजें आप सुधा का खा रहे हैं। सुधा का प्रोडक्ट देखते ही आपको मन में आ जाएगा कि हाँ भाई ये ओरिजिनल होगा। जैसे हम लोग डेयरी मिल्क और क्या बोलते हैं, अमूल का देख के बोलते हैं ना कि हाँ कुछ ना होगा तो ये ओरिजिनल ही होगा, तो वैसा ही समझ गए। तो एक कॉम्फेड का काम ही क्या है कि डेयरी इंडस्ट्रीज को बिहार में बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है ना? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। नहीं. हाँ, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, इसका इन्फ्लुएंस देखोगे ना एक कॉम्फेड का, तो इसका इन्फ्लुएंस आपको झारखंड, चलो झारखंड में तो आप बोलोगे कि सर पहले तो झारखंड बिहार का ही पार्ट था, उसके बाद यूपी, इस समय भी फैल चुका है, खासकर ईस्टर्न यूपी में इसका इन्फ्लुएंस, मतलब अच्छा काम कर रहा है तभी तो फैल रहा है। ठीक है, अब कितना दूध प्रोडक्शन हो रहा है, कितना गाय है, कितना भैंसी है, ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं। और मैं नहीं चाहता कि फालतू में ये सब डाटा आप याद करके अपने दिमाग को भ्रष्ट करें। ठीक है, इसलिए मैं वो लिखवाऊंगा ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको रेलिवेंस है, वही मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो डेयरी सेक्टर का, जो डेयरी सेक्टर में जो कॉम्फेड है, उसका रोल क्या है, पूरे जो दूध उद्योग है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका हम रोल पूछेंगे, रोल लिखेंगे। ठीक है ना, और क्या क्या काम करता है इस सेक्टर में। और हाई एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो जब 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें सिर्फ डेयरी नहीं रहेगा, दूध वाला नहीं रहेगा, सारे इंडस्ट्रीज का दे देगा। जो 68 में पूछा था सारे इंडस्ट्रीज को देगा। ठीक है, तो उसमें छोटा सा पोर्शन आपको दूध वाला भी देगा। अगर शॉर्ट्स में आ गया तो शॉर्ट्स में आराम से आप एक पेज लिख सकते हो। ठीक है, तो वन ऑफ द कार इसका रोल जो है ना, महिला सशक्तिकरण करना। महिला सशक्तिकरण करना, बताते हैं क्यों। विमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ठीक है ना, किसमें, जो मिल्क मिल्क से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ना, उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम है उसमें। ठीक है, मतलब हिंदी में समझ लो कि जो कोऑपरेटिव जो कॉम्पेट क्या कर रहा है, सबको प्रमोट कर रहा है कि भाई प्रोडक्शन कर मिल्क का, और बहुत सारे जो बूथ है वो सब खोल रहा है, तो वहां पर आके बेच। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ रहे हो ना, एक सोसाइटी कैसे बनता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि माही हो गया, हम हो गए, ठीक है, मृणाल हो गया, सृष्टि हो गई, और एक दो लड़की जो पूजा हो गए। ठीक है ना, और एक और किसी का नाम बता दो, अभिषेक हो गया। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे कि आपस में मिलके क्या करेंगे, एक सोसाइटी बना लेंगे और उसको रन करेंगे, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तभी होता है, इसको कोऑपरेटिव बोलते हैं, कि आपस में मिल बांट के काम करना। तो देखा गया है, डाटा इसलिए नहीं लिखवा रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, देखा गया है कि बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में कि वीमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, जो सोसाइटी औरतों के द्वारा, जो सोसाइटी औरतों के द्वारा लीड किया गया है, वो काफी इंक्रीज हुआ है बिहार में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
और ये किसका देन है? ये देन है कॉम्फेड का। कॉम्फेड का लिखवा चुके हैं, अब हर जगह कॉम्फेड ही लिखेंगे, बार बार हमको इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है या ना? Yes, sir. अब देखो, अब सेकेंड पॉइंट देखो कि इसका रोल क्या है। सेकेंड है ना कि नए नए मिल्क बूथ बना रहा है। अब हालांकि आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल में बना है कि नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो बन गया है भाई। किसी के यहाँ बना है जहां पर गांव का दूध जाता है सप्लाई होके? बना हुआ है। यस सर। यस सर। कहाँ बना है? कौन सा जगह में रहते हैं आप? मोतिहारी। मोतिहारी के हैं आप? यस सर। मोतिहारी में कहाँ के हैं? मोतिहारी चकिया। मजे ले रहे हो मेरा? चकिया कहाँ है सर? हाँ, चकिया कहाँ है? चकिया में कहाँ? चकिया कहाँ देख रहे हैं? मेन मार्केट में है, रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा, चकिया का अगल बगल का जगह बोलना थोड़ा। मधुबन है, पिपरा कोठी है। अच्छा, तो मतलब माही हो ना? यस। तो पड़ोसी निकल गए आप। कहाँ गए आप? पिपरा के हैं हम। अच्छा, पिपरा कहाँ है? 6-7 किलोमीटर है। हाँ हाँ, चलिए अब पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे। न्यू मिल्क बूथ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि नए नए मिल्क बूथ बना रहे हैं, ठीक है। अब मिल्क बूथ क्या होता है ना कि जो गांव के अगल बगल में, जैसे सपोज करिए गांव हो गया आपका, बहुत सारा गांव हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा गांव हो गया। अब यहाँ पर एक मिनी टाउन होगा, हर जगह होगा छोटा मोटा, जहाँ बाजार उजार लगता हो, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेगा ना कि एक मिल्क सेंटर बूथ जिसको बोलते हैं ना, जैसे पोलिंग बूथ होता है ना, वैसे ही एक मिनी बूथ खोल लेगा, ठीक है। अब अब क्या करेगा कि गांव के जो औरतें हैं ना उसको, या गांव के जो पशुपालन कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा कि भाई तुम दूध ला के मुझे दे दे। जैसे हम लोग भी दूध लेते हैं तो गांव वाले से लेते हैं और उनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये दूध ले आके यहाँ दे दे, ठीक है, और इनको नकदी पैसा दे देगा। अब रेट वेरी करता रहता है, वो अलग मैटर है। तो ऐसे मिल्क बूथ हर जगह खोला जा रहा है कि सामने वालों को, अब जैसे क्या होता है कि अब पहले हमारा, जैसे पिपरा का ही बात बता रहा हूँ, जैसे माही को पता होगा, हम लोग से दूध की बहुत मारामारी होती थी बिहार में, ठीक है। शादी ब्याह अगर करना है तो इतना सारा दूध आपको एक महीना पहले ही बयाना देना पड़ेगा, ठीक है। और खासकर सुधा वाला जो दूध है, या जो दूध पैकेट में आता है, उसका तो छोड़ ही दो, उसका तो छोड़ ही दो। तो मिल्क, अब लेकिन अभी क्या हुआ है कि दूध घटा, जैसे दिल्ली में क्या होता है, दूध घटा नीचे गया दुकान से दूध लेके आ गया, वैसे ही अब फैसिलिटीज अब होने लगा है हर जगह। दूध घटा कोई दिक्कत नहीं है, गांव वाला दूध नहीं दे रहा, आप जाके मार्केट से खरीद के ले आओ। तो क्या होता है कि मिल्क बूथ का ही फायदा है। तो कॉम्फेड क्या कर रहा है कि नए नए मिल्क बूथ बैठा रहा है हर जगह। हाँ, उससे क्या होता है कि आप जाइए वहां पर अपना बिना निश्चिंत के कि आज दूध हो गया तो कौन लेगा कौन नहीं लेगा। अब गर्मी में है, दूध फटने की भी चांसेस होती है, और गरीब लोग के पास इतना नहीं है कि वो फ्रिज अफोर्ड कर पाए। और चलो फ्रिज अफोर्ड कर भी लिए तो अब बिजली है कि नहीं है वो भी टेंशन है। तो आराम से सुबह दूध ले जाओ, और दूध का मेजर होगा, आपका दूध का मेजरमेंट होगा, और उसमें कितना फैट से क्या है उसके हिसाब से आपको पैसा वहां मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर? बढ़ो आगे। यस सर। सिर्फ ठीक है। गांव में फैट होता है जहाँ पे दूध जमा करते हैं, वो मिल्क बूथ ही है क्या? गांव में क्या होते हैं? एक फैट होता है जहाँ पे मतलब जितना ग्वाला लोग होता है वहां पे दूध जमा करता है और हाँ वहां हाँ, से वही 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 है, वहाँ- वही है। आप क्या बोल रहे हैं? फैट? फैट होता है? फैट क्या है? वो सिस्टम का नाम है कि फैट अच्छा पे अच्छा दूध जमा अच्छा कर अच्छा, हाँ देना हाँ, है और वहां से ले जाएगा। वही है जो आप बोल रहे हो, वही है, बस नाम थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। ओके। अब देखो, अब उसके बाद क्या कर रहा है ना कॉम्फेड। अब देखो, दूध तो तुमसे हम ले लिए, हम तुमसे क्या कर दिए, दूध ले लिए, दूध लेके हम कहाँ भेज दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सब आया लेके चला गया। अब वो प्रोडक्शन करेगा, घी बनाएगा, पेड़ा बनाएगा, लस्सी बनाएगा, पनीर बनाएगा, ये सब बना देगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास पहुंचाएंगे कैसे हम? बन तो गया। अब कोई भी डेयरी प्रोडक्ट होता है ना, उसका लाइफ स्पेन होता है। जैसे आप लस्सी लोगे तो लस्सी मुश्किल से 3-4 दिन 5 दिन चलता होगा, एक हफ्ता चलता है मैक्सिमम। दूध लोगे तो दूध का लाइफ स्पेन होता है 2 से 3 दिन, राइट। पनीर है तो पनीर मुश्किल से चलता होगा 1 हफ्ता या 15 दिन, एक हफ्ता भी काफी हो गया। तो ऐसे ही पेड़ा है तो लंबा चल जाता है। तो इस सबको क्या है कि अब एक चैलेंजेस ये भी है कि तुम दूध लेके तो बना तो देगे, लेकिन उसको बेचना तो पड़ेगा ना। जब तक कंज्यूमर के पास जाएगा नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, तुम्हारा सामान खराब हो जाएगा।
तो इसने क्या किया है कि जो खुदरा विक्रेता है ना, जिसको बोलते हैं रिटेलर्स, उससे कनेक्ट किया है। ठीक है ना, बताते हैं इसके बारे में, पहले लिखिए। कनेक्टिंग रिटेलर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खुदरा विक्रेता। और देखो, अब खुदरा विक्रेता मतलब ये समझना कि ये क्या हो गया। नॉर्मल जैसे आप आ, देखते होंगे शहर वहर में, जो बिहार के भी शहर में, या आप वहाँ देखते होंगे क्या बोलते हैं, दिल्ली उल्ली में, सुबह एक बस आता, ट्रक आता है रेफ्रिजरेटर वाला, 5 बजे भोर में आ जाएगा, और क्या करेगा कि दूध लेके एक जगह इकट्ठे करने लगेगा। उसके बाद सब जाएगा, दुकान वाला सब गाड़ी उड़ी लेके पूरा दूध ले लेके खरीद खरीद के आते रहेगा। इसे देखे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वही सब होता है रिटेलर सब, वो आपसे क्या करेगा कि दूध लेके जाएगा, और उनको दूध में एमआरपी पर छूट, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया मिलता है, 1 या 2 रुपया मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिटेलर्स को यही कमीशंस मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही कमीशंस मिलेगा। अगर आप दिन के 1000 kg दूध बेच दिए, तो आपको 1000 रुपये या 2 रुपये देता है, तो 500 भी बेचे तो 1000 रुपये का फायदा हो गया। तो गाँव के लिए, छोटे मोटे शहर के लिए बहुत रुपया है। तो इन लोगों को क्या करता है, कनेक्ट करता है कॉम्फेड, जिसके कारण क्या हो कि जो मिल्क जो है, मिल्क है या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो अभी आपको मैं बताया हूँ, वही घी पेरा सेरा जो भी है, वो क्या करे, आपको अवेलेबल हो, आपको अवेलेबल हो, आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आपके पास आसानी से वो पहुंच जाए, अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसीलिए कॉम्फेड का मेन डिमांड है कि जो विक्रेता है ना, जो विक्रेता आगे जो इनको कनेक्ट किया है, जैसे यहाँ कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, और ये पीपल हो गया, ऐसे ऐसे आप भी बना सकते हो गांव वाले। ठीक है, अब बीच का जो लिंक जो है वो कौन है, यही खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता है। अब देखो, अब इस बीच में क्या होगा कि बहुत सारे ब्लॉक आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक होंगे, म्यूनिसिपलिटीज होंगे, अगर छोटा मोटा शहर है तो म्यूनिसिपलिटीज होंगे, ठीक है ना, ब्लॉक्स होंगे। तो इसका काम क्या है खुदरा विक्रेताओं का, कि इनसे सामान लेना, और हर ब्लॉक और म्यूनिसिपलिटीज में जाके अवेलेबल करवा देना, कि कोई भी लोग आए तो वहां से जाके आराम से खरीद ले। समझ गए यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. यस ठीक, ये है सर। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे अलग सर्विस भी करता है। दूध से रिलेटेड जो सर्विस था वो तो देख ही लिए, अदर सर्विस भी करता है, डिफरेंट सर्विसेज। जैसे क्या है कि एनिमल जो है, जानवर, जानवर का हेल्थ रिलेटेड भी समस्या को सॉल्व करता है कौन, कॉम्फेड। हेल्थ रिलेटेड समस्या हो गया, क्यों, क्योंकि जब हेल्थ रहेगा सही, तभी तो आउटपुट उसका अच्छा होगा, दूध देगा। अगर हेल्दी गाय रहेगा, उसको चारा अच्छे से दे रहे हो, खाना सब अच्छे से दे रहे हो, तो बहुत ही मतलब अच्छा दूध देगा। अब जैसे नाम सुने होंगे जर्सी गाय, सब बोलते रहता है कि 18 kg दूध देता है, 20 kg दूध देता है। एक सेकंड सर, तो इसको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। हाँ आ, बोल रहे हैं कि जो अभी लिखवा रहे हैं इसमें, जैसे एनिमल वाला डाले हैं, तो इसमें बिहार हाँ गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव मेंशन कर सकते हैं नीचे, हाँ, कर इसी सकते पॉइंट हैं, में? क्या नहीं कर, किस में? मतलब इसी पॉइंट में जो लिखवा रहे हैं, रोल लिखवा रहे हैं, अब उस रोल में हाँ हाँ, एग्जांपल में नहीं डाल सकते, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा वो? तो ये सब काम कौन कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट के बॉडी ही तो काम कर रहा है ना। ये तो बिहार गवर्नमेंट का तो इनिशिएटिव है। जो कॉम्फेड है कौन है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो फॉर्म किया गया है बिहार सरकार के द्वारा है, समझ रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा ही। जो रोल जो जितने भी हैं, ये कॉम्फेड ही कर रहा है ना, और इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, बिहार सरकार ही दे रहा है। तो ओवरऑल आपका जो लिखवा रहे हैं वो बिहार सरकार का रोल ही तो लिखवा रहे हैं, जो दूध के क्षेत्र में, दूध के उद्योग में डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि स्कीम बताएं? या हाँ, वही बोल रहे थे स्कीम के लिए। स्कीम, अब हर चीज में स्कीम थोड़ी होगा। ये सब क्या है, जो जो कॉम्फेड क्या है, सब एक डिसीजन ले रहा है कौन क्षेत्र में, दूध वाले क्षेत्र में
और इसको गाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट का बॉडी है, तो गवर्नमेंट ही कर रहा है ना भाई, समझ गए? समझ गए। हाँ, तो देखो अब, क्योंकि अब जबरदस्ती का स्कीम कोई लाएगा नहीं ना, समझ रहे हैं ना, जो है सो है, जो दिया है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब तो एनिमल जो है, जानवर है, उनका क्या करना है, इसका काम क्या है, अगला काम कॉम्फेड का, कि इसका हेल्थ भी इंश्योर करना है, उसका कि हेल्थ सही रहे, तो आउटपुट ज्यादा दे। आउटपुट ज्यादा दे मतलब क्या है, कि दूध का प्रोडक्शन ज्यादा दे। अब दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, दूध का, अब जो भी नहीं है, दूध के अलावा बहुत सारी चीजें भी मिलती है ना, जैसे सपोज करो कि गाय भैंस है, तो दूध देता है, मिल्क देता है, ठीक है। मिल्क देने के बाद जब वो, उसका मिल्क देने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तो अब क्या होता है, उस गाय भैंस से, अब यहाँ पर ज्यादा, मतलब अलग इशू है, इस पर, इसको रिलीजन धर्म से जोड़िएगा मत। उसके क्या होता है, उसको एज अ मीट पर्पज से यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। और इंडिया देखिएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बुफेलोज मीट। हम लोग जो झंडा लेके चिल्लाते हैं ना कि नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना है, ठीक है, लेकिन उसी, मतलब उसी कंटेक्स्ट में एक भी कंटेक्स्ट है कि इंडिया सबसे ज्यादा बुफेलो मीट का एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये नैरेटिव फैलाया जाता है। अब आप नहीं खाते हैं तो रिस्पेक्ट है, जो खाते हैं उनका भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि फूड ऑफ चॉइस सबका अलग अलग है, ठीक है। तो नहीं खाते हैं तो आपको फोर्स नहीं कोई करेगा खाने के लिए, अगर खाते हैं तो आप किसी को बोलिए मत कि क्यों खा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर कोई गाय है या भैंस है, यहाँ इसको इमोशन से देखना मत, पहली बता रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि अगर दूध देना बंद कर देगा तो वो यूजलेस हो गया एक तरीके से, ठीक है। अगर कोई बहुत ही गरीब किसान है जिसका पूरा डिपेंडेंसी गाय के दूध पर था, तो गाय रखना समाप्त हो गया, उसका रखने का कोई फायदा नहीं है, तो बर्डन हो गया, तो क्या करेगा, उसको बेच देगा। अब बेच देगा तो क्या होगा, उसका मीट एक्सपोर्ट होगा, गाय फैलो का मीट मीट क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो उससे भी पैसे आएंगे। और साथ साथ जो अब जूते वगैरह जो पहन रहे हो ना, लेदर उधर का, ये सब कहाँ से निकलता है, इनके चमड़े से तो निकलता है, ठीक है। अब वही है कि गाय नहीं खाएंगे, भैंस नहीं खाएंगे, ये सब पर अपोज करेंगे, लेकिन मुर्गा खाएंगे ठीक है। तो अब नेरेटिव फैलाया जाता है एक दूसरे से नफरत करने का, खासकर इलेक्शन के समय में। तो आपको जो मन है वो कीजिए, बस नफरत मत कीजिए एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, आउटपुट बढ़िया हो सके, ठीक है। अभी मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे डिसएग्री कर रहे होंगे, कीजिए, आपका आपका आपके पास हक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला हूँ, ठीक है। तो एनिमल पहला ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कर रहा है ना, इसमें अब क्या कर रहा है कि सबसे पहला क्या है कि एनिमल का, अब एनिमल का हेल्थ कैसे रखोगे, अच्छा, तो उसको सही से, अब गांव में क्या होता है कि भैंसी को खोल दो, जाके खेत में चर रहा है पूरा, लेकिन अच्छे दाना, अच्छे जो दाना होता है, फीड्स, सीड्स, सीड्स बोल रहा हूँ, जो अच्छे फीडिंग जो किया जाता है, मार्केट से आते हैं बहुत सारी चीजें जो गाय भैंस को खिलाया जाता है, वो सब हम लोग देते नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जिसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन दूध का ये सब का कम हो जाता है। तो कॉम्फेड क्या बोला है ना, कि ये हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, कि ताकि एनिमल को, जानवर जो भी आप पाले हो, उसको फीडिंग अच्छे से मिल जाए, एनिमल फीड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। मतलब क्या है, पशु आहार का वितरण, ठीक है। जैसे आप कुत्ता उत्ता पाले होंगे, तो कुत्ता के लिए, बिल्ली के लिए अलग खाना आता है ना, वैसे ही सबके लिए भी अलग खाना होता है। उसके अलावा क्या है कि आर्टिफिशियल, तो एक एक क्वेश्चन मिनट था। सर, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूछिएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भधान। हाँ बताइए मैम, तब दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी बताइए। सर ये पूछना था कि ये सब्सिडी के थ्रू दिया जाता है या फिर डायरेक्ट उनको प्रोवाइड करा जाता है? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और सब्सिडी के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जब आपको हेल्प कर रही है तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट, अब पूरे दाम में देगी तो आप मार्केट से नहीं खरीद लोगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि मेरा जो गाय जो है बच्चा दे, या मेरा भैंस जो है बच्चा दे, वो खतरनाक वाला हो, मतलब अच्छा बच्चा हो, हेल्दी हो, दूध दाद सही दे,
तो उसको इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि उनको आर्टिफिशियली, मतलब जो हेल्दी मादा जो होते हैं, भैंस होते हैं या गाय का मेल को क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं ना, तो उनका उनका जो मतलब स्पर्म जो होता है ना, उनको लाके फिर इन लोगों गर्भ करवाया जाता है, इनको प्रेग्नेंट करवाया जाता है ताकि बच्चा जो है ना हेल्दी हो। ठीक है ना, जैसे हाइब्रिड वगैरह इस सब पर रिसर्च चलते रहता है इस सब पर। ठीक है, तो अच्छा बच्चा हो। क्लियर, पॉइंट सेकंड क्लियर हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। Yes, sir. ओके, अब अगला देखिए, अब है एनिमल वैक्सीनेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पशुओं का टीकाकरण। अब देखो, अब टीकाकरण मतलब ये क्लियर हो गया, ये तो आप समझाने की जरूरत नहीं होगी आपको। अब देखो, लेकिन एक चीज है, आई थिंक सबको पता होगा, जो जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज, नाम सुने हैं माही जी? और कोई है जिसको नाम सुना है इसका, बताओ कोई। सर इसको खुरहा बोलते हैं। खुरहा? यस सर। अच्छा, खुरहा बोलते हैं। एक क्या है इसके बारे में बताइए ना, कि कौन सी बीमारी है। सर इसमें सर गाय या भैंस के मुंह में और पैर में ये हो जाता है, तो ये खा नहीं पाती। हाँ, खा नहीं ठीक है, पाता, मतलब पैर में भी हो जाता है और मुंह में भी, मतलब छाला टाइप का हाँ हाँ पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या है कि आप अब म्यूट कर Zoonotic लीजिए। disease है ना? हाँ हाँ, आप अब इसको है ना अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बीमारी होते हैं गाय भैंस के, तो इसके लिए एनुअल वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम कौन करता है, कॉम्फेड करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है कि ट्रेनिंग भी देता है। अब ट्रेनिंग किसको देगा, किसको देगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसको देगा? फार्मर। हाँ, शुक्र है गाय भैंस नहीं बोले हो। जो गाय पालता है। हाँ हाँ, गाय पालता है उसको ट्रेनिंग देगा कि प्रॉपर तरीके से किस तरह से पाला जाए, कौन से वेराइटीज के तुम गाय लो, क्या लेना है, कौन तरह से दाना दो, किस तरह से केयर करना है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो यूजेस है वो क्यों कर रहा है, जो कॉम्फेड है या सरकार है क्यों कर रही है बताइए? ताकि मिल्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ा। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि आपका गाय जो 2 लीटर दूध देती है सुबह, 2 लीटर शाम को देती है, ओवरऑल 4 लीटर एक दिन में, वो बढ़ा के 8 लीटर करते। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब पता है कि जो गांव में देखोगे कि किसी के पास खेत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद गाय बकरी, गाय होगा, बकरी उकरी या भैंस जरूर होगा, देखे हो ना, ऐसा होता है ना? कोई नहीं देखा है, सारे अंग्रेज है क्या? यस यस सर। सर। लग रहा है कि ब्रिटेन वाले को पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो क्या है कि अगर मिल्क प्रोडक्टिविटी किसी का है ना, मेरा ही आवाज किसी का स्पीकर ऑन कर दिया, वो वापस आ रहा है, तो सिस्टम में खुला हुआ है, प्लीज आप दोनों में लगा लीजिए जो भी करना है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अब मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फार्मर का क्या बढ़ेगा, जो गरीब है किसान है उनका क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एकदम। पैसा बढ़ेगा। हाँ, अब जब भी इनकम आए ना, तो इससे आप सब चीज से लिख कर देना, प्रोडक्ट पोवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, फलाना ढिमकाना सब कर देना, जो ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके ओके, हाँ। अब देखो, अब एक और चीज याद आया था, दिमाग से निकाल दिया सब। हाँ हाँ, अब आज रात गोईठा का नाम सुने हो, गोईठा? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Upla. यस सर। हाँ, जिसको उपला बोलते हैं। अब कौन कौन बनाया है अपने हाथ से? Yes, sir. सर हम भी बनाए। हाँ, इसका जाकर एक, आप लोग म्यूट कर लीजिए ना, अंसारी जी आप म्यूट कर लीजिए, आप ही का आवाज आ रहा है ऐसा। तो फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या अमेजन हो गया, इस पर कोई गोईठा का प्राइस चेक करके बताएगा अभी? एक गोईठा का Yes, कितना sir. प्राइस?
₹250 सर एक का। 250 रुपये। तो तो जानता है 1700 रुपये की गाया है। हाँ ठीक है ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप जो गोईठा है या उपला है, इसका आप कमर्शियलाइजेशन बिजनेस भी कर सकते हो ना। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। ठीक है ना, इंडिया में और बिहार में भी। बिहार में कितना हो गया है, किसी को पता है? 15.3। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। जब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि गाय भैंस पालना, ये सब बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन हमारा जो धर्म है, कोई ना कोई जो प्रोग्राम होता है उसमें गोईठा की जरूरत पड़ता है। कोई किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, शादी ब्याह होती है, घर पूजन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम में जिसमें गोईठा की जरूरत पड़ती ही है। बिना गोईठा उपला का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये भी तो जनरेट कर देगा इनकम फार्मर का। जिस तरह से हमारा नेटवर्किंग बढ़ रहा है, गांव गांव में भी फ्लिपकार्ट पहुंचा दे रहा है। तो जब गांव में फ्लिपकार्ट पहुंचा दे रहा है तो गांव से क्यों नहीं गोईठा लेके जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में यही हमें पढ़ना था। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं आएगा ना? समझ में आ गया होगा ना आसान भाषा में? यस सर। हाँ। अब हम हाँ अब देखो, अब हम लोग पर्यटन क्षेत्र में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, टूरिज्म की इंडस्ट्रीज के बारे में। हालांकि इस पर मैं करा दिया हूँ, इसलिए डिटेल में कराऊंगा नहीं, उसका वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में कराया हूँ टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, और कुछ पीडीएफ या कुछ फोटो भेजूंगा, उसको आप नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे का ही होगा हालांकि। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पर्यटन वाला जो क्षेत्र है, इसमें हम यही करने वाले हैं कि जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसके बारे में करेंगे। बाकी चीजें हम ऑलरेडी करवा दी हैं आपको। ठीक है, अब देखो, अब पर्यटन में भी आएगा आपको, एक है इको पर्यटन। पूछेगा तो सॉरी सर। मतलब डेयरी इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अच्छा इस अच्छा अच्छा इंडस्ट्री अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए ना आप क्या क्या प्रॉब्लम है, आप खुद बता दीजिएगा। इतना अभी तक आपको पढ़ा दिया है ना कि ये सब लिंक कर दोगे। सब चीज स्पून फीडिंग नहीं किया जा सकता। बताइए प्रॉब्लम, बताइए डेयरी इंडस्ट्रीज का। आप ही बताइए, नाम क्या हुआ सर? विकास। विकास जी, बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा तो जो बता दीजिएगा क्या कि सबसे पहला आपके गांव में जो गाय भैंस है या ये सब है, उससे लेके क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए। पहला प्रॉब्लम, आसपास सोचिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे गांव वाले को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या फेस कर रहे हैं, वही पूरे बिहार की प्रॉब्लम है। जल्दी बताइए। पहले तो सप्लाई करने के लिए कोई वैसा नहीं है, जैसा आप बताए थे बहुत कि बढ़िया, एस्टेब्लिश हो रहा है। बहुत बढ़िया, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हालांकि बूथ खुल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव है या इलाके हैं जहाँ पर सप्लाई चेन, जिसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, उसकी दिक्कत है। और बताइए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गुजरात साइड में जो मतलब एनिमल्स होते हैं वो हाई प्रोडक्टिव होते हैं, और हमारे यहाँ हाँ 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 हाँ, मतलब क्या है कि जो एनिमल का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। चलिए, प्रॉब्लम हो गया, जिस पर हालांकि काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम है, सफिशिएंट रीजन है। सेकंड बताइए, थर्ड बताइए। अब सोचना पड़ेगा। सोचिए 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 आसपास में। और ये सब भी जो बताए थे कि मतलब जैसे उपला है, इन लोग का जो कॉमर्शलाइजेशन है ये भी प्रॉब्लम हाँ है चलिए चलिए, मतलब। और बताइए प्रॉब्लम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या इसमें? साथ में कोई हेल्प भी कर दीजिए अपने भाई बंधु का। इंफ्रास्ट्रक्चर बोल बताइए सकते सर हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, कि दूध खराब जल्दी हो जाता है। हाँ, ये सबसे बढ़िया, मतलब स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है। हाँ, स्टोरेज की प्रॉब्लम है सर, जिसकी वजह हाँ से जल्दी मतलब फट भी लाइफ, जाता है ना। हाँ हाँ, लाइफ स्पेन इसका कम है दूध का। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोर हर एरिया में होता है ना, हर जगह होगा, आप देखे होंगे। इसकी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया यस पॉइंट। सर। और कोई बताइए पॉइंट। सर एक पेस्टिसाइड के क्वालिटी। कारण दूध का क्वालिटी खराब होते जा रहा है। का बहुत बढ़िया पॉइंट। कौन बोला है भाई? मृणाल। मृणाल के लिए एक क्लैप कर दीजिए, बस कीजिए। ऐसे। डिजिटल क्लैब। डिजिटल क्लैप हार्मोन सर। जो ऑन करके सर। हाँ, तो देखिए देखिए, अब देखिए पहले मैम, एक मिनट। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, सॉरी बताया है। अब इसको हम है ना एडल्टरेशन से लिख सकते हैं। एडल्टरेशन मतलब क्या होता है ना कि मिलावट। मिलावट का सबसे बड़ा समस्या है। अब गांव वाले क्या करते हैं ना,
गांव वाले इनोसेंट होते हैं, वो क्या है पानी मिला देगा, ठीक है। लेकिन शहर शहर वाले जो होते हैं ना बड़ा बदमाश होते हैं, वो है ना फर्टिलाइजर से सब जो है ना खाद ये सब मिला के पूरा हेल्थ को खराब कर देते हैं, खाद वगैरह मिला देते हैं। तो मिलावट सबसे बड़ा समस्या है। क्या इंजेक्शन भी देते हैं। इंजेक्शन ये सब, हाँ वो सब। अब इवन तो दिल्ली में भी 2-3 साल पहले मैं सुना था ना कि मदर डेयरी ये सब के दूध में भी मिलाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे मतलब एडल्ट्रेशन सबसे बड़ा समस्या है, मिलावट जिसको बोलते हैं। आप मैम बोलो क्या बोल रहे हो आप? वही बोल रही थी, ऑक्सीटोसिन नाम का जो इंजेक्शन दिया हाँ जाता है हाँ हाँ उससे भी दूध ऑक्सी खराब ऑक्सीटोसिन मैम नाम बताइए। है। हाँ रीचा, बहुत अच्छा पॉइंट बोलिए। हालांकि वो जो इंजेक्शन है वो इंडिया में बैन हो गया है, ठीक है, इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन ये अभी भी इलीगल तरीके से यूज किया जाता है जो ऑक्सीटोक्सिन है जो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको देने से क्या होता है ना कि थोड़ा जल्दी से मैच्योर हो जाता है और दूध का जो क्षमता देने का है ना बढ़ा देता है। तो ये भी एक समस्या है। और भी समस्या हो सकती है, जल्दी बताओ, कोई लड़का बताओ, लड़की सब भी बता रही है। सर लो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज। हाँ हाँ ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा पॉइंट बताइए ना, वो अच्छा पॉइंट है आपका, ऐसा पॉइंट बताइए ना जो लगे सामने से दिखे कि हाँ ऐसा होता है। सामने वाला चेक करता होगा ना, बुजुर्ग आदमी होगा वो, या पापा की उम्र का होगा, 40+, 50+ होगा, तो वो सब सर आसपास यदि हो रहा है। डायबिटीज में दूसरी उचित हाँ मूल्य सर एक नहीं मिल पाना। प्रॉब्लम है कि सर जो गाय लोग हाँ हॉस्पिटल सबसे बढ़िया पॉइंट बोला है माही, चलिए इसके लिए भी क्लैप कीजिए। उचित मूल्य ना मिल पाना मतलब प्राइस, मतलब है ना प्राइस सबसे बड़ा इशूज है कि भाई तुम कितना प्राइस दोगे फार्मर को जो लेके जाता है, दूध लेके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे दिल्ली में तो 1 लीटर का दूध लगभग कितने में मिलता होगा वो, फुल क्रीम मिलता है 32 में, तो 64 रुपए में या 65 रुपए में मिलता है 1 लीटर का दूध, 1 लीटर दूध। लेकिन वहीं अगर आप बिहार में आओ तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो प्राइस का सबसे बड़ा इशू है। और वहीं आप गांव में किसी के घर में दे रहे हो तो वो और कम में देगा, ठीक है ना। तो प्राइस का सबसे बड़ा इशू है। और बताइए। डेयरी उत्पादक जो भी चीज है उसको एक्सपायरी डेट के अंदर में उसको सेल भी करना एक चुनौती है हाँ मेरे ख्याल से। हाँ हाँ वो बढ़िया पॉइंट है, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में ला देंगे, ठीक है ना, लाइफ स्पैन में। तो ये सवाल किसका था कि चैलेंजेस क्या क्या होगा? मेरा था सर। नाम बताइए। विकास। तो विकास जी ये सब जितने भी सवाल चैलेंजेस लिखे हैं, ये आई थिंक जो 40 पार्टिसिपेंट है सबको पता होगा। ये याद नहीं आ रहा होगा अलग बात है, लेकिन पता तो सबको होगा ना। हाँ सर। कोई ऐसा पॉइंट लिखे नहीं है ना जो आप पहली बार सुने हैं? नहीं सर। हाँ वही बोल रहे हैं कि आपको सब चीज पता है, सब चीज आता है, फालतू में डरते हो कि ये क्या हो जाएगा, चैलेंज आ जाएगा तो क्या होगा। अब बोलोगे कि भाई इस वे फॉरवर्ड में क्या लेंगे आगे की राह, तो जो चैलेंजेस है उसको सुधार कर दो, वे फॉरवर्ड हो गया। यही होता है ना। जी सर। तो सब आता है, आपको दिमाग से निकालो कि नहीं आता है कुछ, बस सोचने का क्षमता बढ़ाओ। सोच नहीं पा रहे हो, सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों में, ठीक है। ओके सर। हाँ अब देखो पर्यटन क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, इको पर्यटन, जिसको इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका प्लीज देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। अब देखिए, अब इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगा ना तो उस पर हम टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट में हमारे द्वारा इवोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना, एक टॉपिक खत्म होने के बाद जो लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 2022 में अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे, 2022 में जो टूरिज्म की संख्या जो हुई है ना, टूरिज्म की जो संख्या बिहार में जो आई है ना, वो है 254.17 लाख, ठीक है ना। इतना टूरिस्ट आया है बिहार में, ठीक है। अब जो हम डाटा लिखवाए थे आपको टूरिज्म के क्लास में, वो डिफरेंट हो सकता है, हम अभी चेक नहीं किए, एक बार चेक करके देख लीजिएगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। संडिलिया ने क्या बोला था, ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी की कमी। संडिलिया के लिए भी क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोली है। बहुत सारे जो एक कॉम्फेड क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, कहाँ बेचना है, क्या करना है, आधा से ज्यादा को तो पता ही नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है ना कि तुम 1 kg दूध लेके थोड़ी जाओगे बेचने ब्लॉक में, जाओगे वो माही, जाओगे? आपका आपका गाय 1 kg दूध देता है, लेके जाओगे? नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो संडेलिया भी अच्छा पॉइंट बोली है, ठीक है ना। अब टाइप की हुई थी इसलिए ध्यान में आया नहीं, इसलिए बोल दिया कीजिए, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इतना लाख टूरिस्ट आया है, 254.17 लाख के आसपास टूरिस्ट आया है कहाँ पर, बिहार में। और जो पुराना जो टूरिज्म पॉलिसी वाला पेपर में लिखवाए थे वो डाटा करंट वाला लिखवाया हूँ मैं, ये 2022 वाला है और करंट वाला डाटा है। तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मन में आए वो कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ उसका सोर्स जरूर दीजिएगा कि आपका सोर्स क्या है। ठीक है, इसमें एक चीज मेंशन कर सकते हैं कि जो टूरिज्म आया है बिहार में सबसे अधिक पटना में, उसके बाद राजगीर में, उसके बाद गया में आया है। कर सकते हैं, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। वो सब याद करते हैं हम पीटी उटी के लिए, समझ रहे हैं। अब अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो फॉरेन टूरिस्ट है ना वो बहुत ही कम है, 0.86 लाख के आसपास है। ठीक है, मतलब क्या है, और इसमें भी देखोगे ना तो सारे बोध गया ये सब आते हैं, बोध गया ये सब आते हैं घूमने, जो थाईलैंड मलेशिया ये सब के जो बुद्धिज्म वाले सब जो है ना वो सब आते हैं। ठीक है, ये डाटा मिला है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा है ना वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बजट एलोकेशन। ठीक है ना, बजट एलोकेशन। अब देखो भाई बजट एलोकेशन में क्या होता है ना, सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया है इस टूरिज्म को लेकर उसको बताना है। तो 2018 से 19 में देखो तो बजट में जो पैसा दिया गया था ना इस सेक्टर को लेके वो था 84.6 करोड़ रुपए ओनली। ठीक है, लेकिन 2023 से 2022-2023 में देखा जाए तो ये बढ़ के कितना हो गया है, 490 करोड़। कितना छलांग मारा है। तो इसको आप ऐसे ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में काफी एक्टिव काम कर रही है, काफी एक्टिव काम कर रही है। इसको याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सब आपका आंसर सबसे अलग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर डालिएगा 84.6 करोड़ और यहाँ पर डालिएगा 490 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं लिखवा देता हूँ, हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा तो करवा दूंगा, ऑलरेडी करवा दिया हूँ। जैसे कुछ कुछ है इसको नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, हालांकि मैं वो आपको पीडीएफ दूंगा तो उससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और टूरिज्म वाला चैप्टर लेक्चर देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब देखो जैसे प्रकाश जो पुंज है ना पटना साहिब में, प्रकाश पुंज जो पटना साहिब में, ये सब आपको मिल जाएगा, तो नहीं लिखेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ सुनिए। पटना साहिब में उसमें क्या कर रहा है ना कि वहां पर तालाब जो है, पॉन्ड जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ वहाँ जो पाथ है, कंस्ट्रक्शन पाथ, इस सब को डेवलप कर रहा है, इसके लिए पैसा दिया है। तो अब डाटा इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं कि इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, तो आपके लिए सफिशियंट नहीं है और डिफिकल्ट हो जाएगा। एज ए ह्यूमन बींग्स आप इतने सारे डाटा याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस याद कीजिएगा क्या क्या काम करवाया है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। उसके बाद थावे मंदिर है, कहाँ पर है? सर गोपालगंज। गोपालगंज के हैं क्या आप? नो सर। तो थावे जो मंदिर है ना उसको क्या करा रहा है, फिर से रेनोवेट करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद और काम क्या है कि केसरिया वाला, जहानाबाद हाँ केसरिया वाला जो बौद्ध स्तूप है उसके लिए भी तो किया है ना, एलोकेट किया हुआ है बजट। अच्छा ठीक है, उसके लिए भी किया है। आपका आप और भी कुछ करवाना होगा तो बोलिएगा, हम पास कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है तो देखिए मजाक कर रहे हैं। जहानाबाद का कौन है बताओ यहाँ पर? कोई नहीं है। अब देखिए, अब एक है बीबी कमाल, कमल या बोलो कमाल बोल रहा हूँ, कमल का टॉम्ब। ठीक है ना, इसको भी क्या करवा रहा है, डेवलप करवा रहा है, जो पहले से है लेकिन इसको डेवलप करवा रहा है जहानाबाद में। ये सब पीटी के लिए भी बन जाएगा आपका। उसके बाद पुनौरा धाम का नाम सुने हो ना? इधरे है। हाँ, जो पीटी पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे। इसके लिए इसका भी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी सब बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा पटना में क्या कर रहा है, सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये सब कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए इस टूरिज्म में क्या था, सिर्फ दो डाटा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं लिखवाया हूँ। अब देखो, अब टूरिज्म में क्या है कि टूरिज्म क्या है, टूरिज्म की पोटेंशियल बिहार में क्या क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स के टूरिज्म है, जिसमें आपको आपको आ गया रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म। ठीक है ना, जिसमें आप नेचर सफारी, जू सफारी, ये सब का नाम सुने होंगे, राजगीर वगैरह में रोपवे, मंदार रोपवे, ये सब का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म। उसके बाद इस टूरिज्म से फायदा क्या क्या होगा,
पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या होगा, इसके चैलेंजेस क्या क्या है, जो आप कंप्लीट आप मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हो, इसके वे फॉरवर्ड क्या क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा न्यू करेंट डाटा जो आया है 2023 का, ठीक, क्या क्या है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टूरिज्म पॉलिसी में। एक और की है बिहार का जो टूरिज्म पॉलिसी है, बिहार का टूरिज्म पॉलिसी जो दिसंबर 2023 में नया लाया गया, उसके बारे में कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डाटा देख लिए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे का कुछ पेजेस आपको शेयर करेंगे। वो क्या होगा, उससे आपको कुछ कुछ पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना, जो अभी यहाँ पर हम लिखवाए हैं आपको, ठीक है। और ये सब ऑलरेडी हम करवा दिए हैं, तो इसको दोबारा करवाने से फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। तो यहाँ तक टूरिज्म से कोई भी सवाल आएगा ना, तो गारंटी है कि अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे ना, तो आप 20+ मार्क्स ला दोगे, 20+ मार्क्स ला जाओगे आउट ऑफ 38, ठीक है। तो आज तक हम यही करते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक्स बाकी है मिनरल्स, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरप्राइजेस, हमारा इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और आप एग्जाम में जाकर धुआं छुड़ा दोगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर।